नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में, ग्रहों की युति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजयोग के बारे में। अगर हम योग की बात करें तो ये प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड और दूसरे पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड एक साथ आ जाएं, तो ये योग में होते हैं। इन योगों में ही कुछ स्पेशल योग होते हैं जिनको हम राजयोग कहते हैं। वैसे तो इनकी संख्या बहुत है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ राजयोगों की चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु लक्ष्मी राजयोग की। ये क्या होता है, कैसे बनता है। चार्ट में जो केंद्र के स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10, इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। और जो त्रिकोण होते हैं 1, 5, 9, इनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। जो पहला घर है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, लेकिन जनरल हम इसको केंद्र में ही कहते हैं। उसी तरह से जैसे ये विष्णु और लक्ष्मी स्थान दोनों हैं, लेकिन जनरली हम इसको विष्णु स्थान ही मानते हैं। तो 1, 4, 7, 10 ये 4 विष्णु स्थान और 2 लक्ष्मी स्थान। ठीक है। तो किसी भी चार्ट के किसी भी हाउस में यदि विष्णु स्थान के स्वामी और लक्ष्मी स्थान के स्वामी अगर साथ आ जाएं, ऐसी प्लेसमेंट को हम विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहते हैं। यह राजयोग आपके जीवन में समृद्धि लेकर आता है। ये राजयोग काम कब करता है, एक्टिवेट कब होता है, इसको एक हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड हो गया मंगल और 9th हाउस लॉर्ड हो गया जुपिटर। तो ये दोनों चार्ट में कहीं भी साथ में बैठे तो ये विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनाएंगे। अब ये राजयोग एक्टिवेट कब होगा, ये काम कब करेगा, जब इन दोनों प्लैनेट्स में से किसी की भी दशा स्टार्ट होगी तभी एक्टिवेट होगा, या फिर इस 7th हाउस लॉर्ड जिस हाउस में ये राजयोग बन रहा है उस हाउस लॉर्ड की दशा आएगी तब ये एक्टिवेट होगा। जैसे ही दशा स्टार्ट होगी ये प्लैनेट्स अपने अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट कर देंगे और अपना प्रभाव दिखाएंगे। सपोज मंगल एंड सन सेकंड हाउस में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड 5th हाउस लॉर्ड, तो ये भी विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनाएगा। और अपनी अपनी दशा में जब भी इन दोनों में से किसी की भी दशा स्टार्ट होगी तो ये राजयोग एक्टिव हो जाएगा, या फिर इस हाउस का लॉर्ड उसकी दशा अगर आ गई तो भी ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये अपना काम करेगा। यह राजयोग आपके जीवन में आपकी समृद्धि का कारण बनता है, और ये भी डिपेंड करता है कि ये राजयोग बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है कि मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने फल आपको देगा। तो ये था विष्णु लक्ष्मी राजयोग के बारे में। अब बात करते हैं धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग के बारे में। सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है, तो इसके 10th हाउस में मकर राशि और 9th हाउस में धनु राशि होगी। 10th हाउस कर्म का होता है और 9th हाउस धर्म का, भाग्य का होता है। जब 10th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड चार्ट में कहीं भी एक साथ आ जाए तो ऐसी प्लेसमेंट को हम बोलते हैं धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। यहाँ पर 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न है और 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर है। अगर ये चार्ट में कहीं भी एक साथ बैठ जाएं तो ये धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग बनाते हैं। इस राजयोग में आपका भाग्य आपके कर्म के साथ जुड़ जाता है, यानी कि ऐसा जातक जब भी कोई भी कर्म करने जाएगा तो भाग्य उसका हमेशा साथ देगा। आप भी कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो किसी भी काम में अपना हाथ डालते हैं वो काम सक्सेस ही होता है, वो सफल ही होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनके चार्ट में ये धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग हो और वो एक्टिव हो। और ये एक्टिव कब होगा, जब इन प्लैनेट्स की दशा स्टार्ट होगी उसमें ये एक्टिवेट होगा, या फिर ये जिस हाउस में राजयोग बन रहा है उस हाउस का लॉर्ड उसकी दशा अगर आ जाए तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये अपना काम करता है। कर्म भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी का साथ में आना ये किसी के लिए भी भाग्यशाली होता है, इसीलिए इसको राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। तो ये था धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग के बारे में। अब बात करते हैं कि कुछ प्लैनेट्स अकेले ही राजयोग देने में सक्षम होते हैं। ये किस तरह से देते हैं। केंद्र के 4 स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण के 1, 5 और 9। है ना, ये केंद्र का भी होता है त्रिकोण का भी होता है, तो इसको जनरल हम केंद्र में ही कहते हैं और त्रिकोण में 5 और 9 को कहते हैं। तो कोई भी प्लेनेट अगर अकेले राजयोग दे रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक ये भी हो सकता है केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए। तो ऐसे प्लैनेट्स अकेले राजयोग देने में सक्षम होते हैं। सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है,
और 4th हाउस लॉर्ड चंद्रमा है और ये अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठा है। चौथा घर आपके सुख का होता है और नवा घर आपके भाग्य का होता है। तो ये आपके सुख और भाग्य को आपस में जोड़ देता है और किसी के लिए भी ये स्थिति, ये प्लेसमेंट अच्छा ही होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में चंद्रमा अकेले राज्यों का निर्माण यहाँ पर करता है। 4th हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा कि जातक की कुंडली किस लग्न की है। अगर इसी में 9th हाउस लॉर्ड जो कि जुपिटर है फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो फर्स्ट हाउस होता है आपका सेल्फ का, ठीक है, और ये आपको भाग्य से जोड़ता है डायरेक्ट। तो ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं, तो फिर से ये राजयोग का ही निर्माण करता है। और ये एक्टिवेट कब होगा? जब प्लेनेट की दशा आएगी। ये अपनी दशा में अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करेगा, या जिस हाउस में ये बैठा है उस हाउस लॉर्ड की दशा अगर स्टार्ट होती है तो उसमें ये एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम करेगा। अब ये बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, ये तय करेगा कि ये अपने परिणाम आपको किस प्रकार देगा। तो ऐसी स्थिति में प्लेनेट अकेले राजयोग देने में सक्षम होते हैं। तो हम बात करते हैं परिवर्तन राजयोग के बारे में। किसी भी चार्ट में जब दो हाउस लॉर्ड एक दूसरे के घर में बैठ जाएं तो ऐसी प्लेसमेंट को, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं परिवर्तन राजयोग। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। सपोज से धनु लग्न की कुंडली है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर 9th हाउस में वीनस और 11th हाउस में सन बैठ जाए तो 9th हाउस लॉर्ड कौन है? सूर्य, जो कि 11th हाउस में बैठा है, और 11th हाउस लॉर्ड कौन है? वीनस, जो कि 9th हाउस में बैठा है। ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के घर में ही बैठे हैं। ऐसी स्थिति राज्यों का निर्माण करती है जिसे हम परिवर्तन राज्यों कहते हैं। सपोज 4th हाउस में सैटर्न बैठा है और 2nd हाउस में जुपिटर बैठ जाए, ठीक है, तो 4th हाउस लॉर्ड कौन है? जुपिटर, जो कि 2nd हाउस में बैठा है, और 2nd हाउस लॉर्ड कौन है? सैटर्न, जो कि 4th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पर ये दोनों प्लैनेट भी आपस में कनेक्टेड हैं और परिवर्तन राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राजयोग कब एक्टिवेट होगा? जब इन दोनों प्लैनेट्स में से किसी एक की दशा आएगी। जब जुपिटर की आएगी तो भी एक्टिवेट होगा, जब सैटर्न की आएगी तो भी एक्टिवेट होगा। और ये जिन हाउसेस से कनेक्टेड है, 2nd हाउस और 4th हाउस, जब इनके लॉर्ड की भी दशा आएगी तो भी ये राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। और ये बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने परिणाम आपको देगा। लास्ट सेशन में हमने युति के बारे में पढ़ा था, प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था। जो रूल युति में लगते हैं वही रूल इस परिवर्तन राजयोग में भी लगते हैं। तो ये था परिवर्तन राजयोग के बारे में। अब बात करते हैं धन योग के बारे में। किसी भी चार्ट में 2nd हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड एंड 9th हाउस लॉर्ड, इन चारों में से कोई भी दो अगर साथ आ जाए, ऐसी प्लेसमेंट धन योग का निर्माण करती है। 2nd हाउस आपका मनी हाउस होता है, 11th हाउस आपके लाभ का घर होता है, आपके अचीवमेंट का घर होता है, 5th हाउस लक्ष्मी स्थान है, और 9th हाउस भी लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो इन चारों हाउसेस के लॉर्ड, कोई भी दो लॉर्ड जब चार्ट में कहीं भी एक साथ आएंगे तो ये धन योग का निर्माण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कन्या लग्न की कुंडली है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, और अगर इस कुंडली में वीनस एंड मून साथ आ जाए तो वीनस 2nd हाउस लॉर्ड है और मून 11th हाउस लॉर्ड है, तो ये कॉम्बिनेशन धन योग बनाएगा। 9th हाउस लॉर्ड भी वीनस है, यहाँ 9th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड ना, तो यहाँ दो तरह से, तो यहाँ से वो ये 3 हाउस कवर कर रहा है। 2nd हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड, ये धन योग का निर्माण कर रहा है। अगर 10th हाउस में सैटर्न और मून भी बैठ जाए तो ये भी कॉम्बिनेशन धन योग का निर्माण करेगा, क्योंकि सैटर्न 5th हाउस लॉर्ड है और मून 11th हाउस लॉर्ड है। ये एक्टिवेट कब होगा? इन दोनों के प्लैनेट की अपनी अपनी दशा में, या फिर ये जिस हाउस में बन रहा है उस हाउस लॉर्ड की दशा में। ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, ये उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको देगा। तो इस तरह से हम धन योग को देखते हैं। अब बात करते हैं नीच भंग राजयोग की। किसी भी कुंडली में प्लैनेट कई तरीके से बैठते हैं, कई बार उच्च के होके बैठते हैं, कई बार नीच के होके बैठते हैं। तो जब उच्च के होके बैठते हैं तो ये रिजल्ट प्रायः अच्छे ही देते हैं, और जब नीच के होके बैठते हैं तो ये प्रायः रिजल्ट बुरे ही देते हैं, विपरीत ही देते हैं। तो अगर इस प्लैनेट की नीचता भंग हो जाए
तब ये बुरे परिणाम आपको नहीं देंगे। इसकी नीचता भंग कैसे होती है? यदि दो प्लैनेट नीच के परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालें तो प्लैनेट्स की नीचता भंग हो जाती है। सपोज ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर फर्स्ट हाउस में सन नीच का होकर बैठ जाए और सेवेंथ हाउस में सैटर्न नीच का होकर बैठ जाए तो ये 7वीं दृष्टि से परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों प्लैनेट्स की नीचता भंग हो जाएगी और ये अपने बुरे परिणाम नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति को, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। ये नीचता एक तरह से और भंग होती है यदि प्लैनेट कोई नीच का है और उस पर उसके डिस्पोजिटर की दृष्टि पड़ जाए। डिस्पोजिटर मतलब प्लैनेट जिस हाउस में बैठा हो उस हाउस का हाउस लॉर्ड ही उस प्लैनेट का डिस्पोजिटर होता है। सपोज यहाँ पर 8th हाउस में वीनस बैठा है नीच का होके और ये किस राशि में बैठा है? मिथुन राशि में। तो इसके लॉर्ड होते हैं बुध, मरकरी। तो अगर इस वीनस पर मरकरी की दृष्टि पड़ जाए तो इस वीनस की नीचता भंग हो जाएगी और यहाँ पे भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। एक तरह से और नीचता भंग होती है यदि कोई प्लैनेट जो कि नीच का होके किसी राशि में बैठा है तो ये प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि लॉर्ड द्वारा अगर इस प्लैनेट पर दृष्टि पड़ जाए तो भी नीचता भंग हो जाती है। सपोज 10th हाउस में जुपिटर बैठा है नीच का होके, तो जुपिटर किस राशि में उच्च का होता है? कर्क राशि में। और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा द्वारा जुपिटर पर दृष्टि डाल दी जाए तो जुपिटर की नीचता भंग हो जाएगी और यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। तो इन 3 तरीकों से प्लैनेट की नीचता भंग हो जाती है। पहला, जब दो नीच के प्लैनेट परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालें। दूसरा, प्लैनेट जिस राशि में बैठकर नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी उस प्लैनेट पर दृष्टि डाल दे। और तीसरा कि प्लैनेट अगर नीच का होकर बैठा है तो वो प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि स्वामी द्वारा इस प्लैनेट पर दृष्टि पड़ जाए। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग बनता है। तो ये आपके चार्ट में प्लैनेट्स की नीचता भंग करता है जिससे वो अपने बुरे परिणाम जो देने वाले थे अब नहीं देंगे। और ये एक्टिवेट कब होगा? जब उन प्लैनेट्स की दशा स्टार्ट होगी या जिस हाउस में ये योग बन रहा है उस हाउस लॉर्ड की दशा आएगी तो उसमें ये एक्टिवेट हो जाएगा और अपने परिणाम आपको देगा। तो ये था नीच भंग राजयोग के बारे में। तो ये था राजयोग के बारे में। मैंने आपको 2-4 ही बताए हैं, वैसे बहुत होते हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम और भी इसको डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।